नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1576 के उस बेहद रोमांचक और अचंभित कर देने वाले हल्दी घाटी के युद्ध की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये महज कोई आम युद्ध नहीं था। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये एक ऐसा महाकाव्य है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के उन तमाम तथ्यों, ऐतिहासिक वृत्तांतों और रणनीतियों को डिकोड करते हैं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को आकार दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत ही इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली से होती है। जरा सोचिए, कैसे मात्र 3000 योद्धाओं ने एक बेहद संकरे और हल्दी जैसे पीले रंग वाले पहाड़ी दर्रे में 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों वाली एक विशाल साम्राज्यवादी मुगल सेना को बिल्कुल आमने सामने की चुनौती दे दी। दांव पर जो लगा था वो सच में अकल्पनीय था। दोनों पक्षों की ताकत के बीच का ये भारी अंतर एकदम हैरान करने वाला है। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो एक बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ है मुगल साम्राज्य की करीब 10,000 सैनिकों वाली वो विशाल सेना, जिसमें बेहतरीन घुड़सवार, भारी तोपखाने, प्रशिक्षित बंदूकधारी और तबाही मचाने वाले युद्ध के हाथी शामिल थे। और ठीक दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना में महज 3,400 योद्धा थे। लेकिन इन 3,000 राजपूती और अफगान घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था अपनी भौगोलिक स्थिति, यानी अपने इलाके का बेहद गहरा ज्ञान। भारी संख्या वाली मुगल सेना के सामने ये एक बहुत ही कमाल की रणनीति का संकेत था। इस ऐतिहासिक महासंग्राम को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले अजय मेवाड़ राज्य की स्थिति को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कूटनीति कैसे विफल हुई, दर्रे की रणनीति क्या थी, युद्ध भूमि का असली टकराव कैसा था, सर्वोच्च बलिदान की कहानी, और आखिर में उस छापामार युद्ध को जानेंगे जिसने एक अमर विरासत को जन्म दिया। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अजय मेवाड़ राज्य, एक अडिग चट्टान। 16वीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था और आसपास के कई राज्य लगातार संधियां कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल अडिग खड़ा था। महान चित्तौड़गढ़ के उस दुखद पतन के बाद ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने कुछ बेहद कठोर व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं ली थी, जैसे जब तक चित्तौड़ वापस नहीं मिल जाता राजमहलों का पूरा त्याग करना, घास फूस और कठोर जमीन पर सोना, और सोने चांदी के बर्तनों के बजाय सिर्फ पत्तलों पर खाना। ये कोई आम सत्ता की लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा भावनात्मक संकल्प और कड़ा स्वाभिमान था जो मेवाड़ के इस प्रतिरोध की आग को जलाए हुए था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, कूटनीति की विफलता, जहां शांति के तमाम प्रयास नाकाम रहे। देखिए, इस भीषण रक्तपात से ठीक पहले कूटनीति का एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेला गया था। सच तो यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य भी पहाड़ों में कोई महंगा और लंबा युद्ध लड़ने से बचना चाहता था। घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण के लिए अकबर ने 4 अलग अलग दूत भेजे। सबसे पहले सितंबर 1572 में जलाल खां को भेजा गया, उसके बाद 1573 में मानसिंह, फिर भगवंत दास और अंत में टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन सभी प्रस्तावों को पूरी दृढ़ता के साथ ठुकरा दिया। किसी की भी अधीनता स्वीकार करना उनके सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि आखिर कूटनीति के सारे रास्ते बंद कहाँ हुए। आमेर के मानसिंह के साथ हुई वो ऐतिहासिक मुलाकात ही असल में एक निर्णायक मोड़ थी। स्रोतों के मुताबिक एक भोज के दौरान कुछ ऐसा तीखा संवाद हुआ जहां मेवाड़ की तरफ से एकदम कड़ा संदेश दे दिया गया। उन्होंने साफ कर दिया कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाले किसी भी राजपूत के साथ वो भोजन नहीं कर सकते, और अत्यंत व्यंग में यहां तक कह दिया गया कि अगली बार युद्ध के मैदान में अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना। बस ये वो बिंदु था जिसके बाद शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, हल्दी घाटी दर्रे की रणनीति, वो संकरा और खतरनाक रास्ता। सैन्य रणनीति में भूगोल हमेशा एक गेम चेंजर साबित होता है। दोनों सेनाओं की टकराने की जो जगह थी वो कोई खुला मैदान नहीं था, वो थी हल्दी घाटी, अरावली पर्वतमाला का वो बेहद संकरा और खतरनाक दर्रा जिसका नाम वहां की हल्दी जैसी पीली मिट्टी की वजह से पड़ा। मेवाड़ की सेना ने यहां गजब की रणनीति लगाई। उन्होंने जानबूझकर इस तंग रास्ते को चुना। क्यों? क्योंकि यहां मुगलों की वो भारी भरकम तोपें, उनके अनगिनत बंदूकधारी और उनकी विशाल सेना की तादाद, ये सब बिल्कुल बेअसर और अर्थहीन हो गए। इस एक संकरे रास्ते ने मुगल सेना के हर बड़े फायदे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारा चौथा अध्याय है युद्ध भूमि का भीषण टकराव। तारीख थी 18 जून 1576।
अब जरा उस मैदान की कल्पना कीजिए, ये टकराव कितना अराजक और तेज था। युद्ध की शुरुआत में ही हाकिम खान सूर के नेतृत्व में राजपूती और अफगान सेना ने बिजली से भी तेज हमला बोल दिया। इस अचानक हुए वार ने मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति के पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए। मुगल सेना को कई कोस पीछे भागना पड़ा। फिर ये लड़ाई खमनूर के खुले मैदान तक पहुंची, जिसे रक्त तलाई कहा जाता है, और वहां खूनी संघर्ष हुआ। जब लग रहा था कि मेवाड़ की सेना पूरी तरह हावी हो रही है, तभी मुगल खेमे में एक बहुत ही चालाक रणनीतिक अफवाह फैला दी गई कि खुद सम्राट अकबर एक विशाल सेना लेकर आ गए हैं। इस एक मनोवैज्ञानिक चाल ने मुगलों के टूटते मनोबल को अचानक वापस ला दिया और युद्ध का रुख ही पलट गया। युद्ध भूमि के इस अफरा तफरी के बीच युद्ध के हाथियों से जुड़ी एक और बहुत ही भावुक और रोचक उपकथा है। मुगलों ने गजमुक्ता जैसे एकदम विशाल और विनाशकारी हाथियों को मैदान में उतारा था, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत मेवाड़ के हाथी राम प्रसाद की स्वामी भक्ति को बहुत ही सम्मान के साथ दर्ज करते हैं। राम प्रसाद ने मुगल सेना में भारी तबाही मचाई थी। कहा जाता है कि जब उसे बंदी बना लिया गया और बेहतरीन खाना परोसा गया, तो उस जानवर ने मेवाड़ के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए अन्न जल का त्याग कर दिया और महज 18 दिन बाद भूखा रहकर अपने प्राण दे दिए। ये निष्ठा सच में अचंभित करती है। अब पहुंचते हैं अध्याय 5 पर, सर्वोच्च बलिदान और सामरिक वापसी। जैसे जैसे ये भीषण युद्ध आगे बढ़ा, मुगल सैनिकों की भारी भीड़ ने मेवाड़ की सेना को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया और यहीं पर एक अकल्पनीय सर्वोच्च बलिदान देखने को मिला। जब ये एकदम स्पष्ट हो गया कि महाराणा प्रताप बुरी तरह घिर चुके हैं, तो उनके एक बेहद निष्ठावान सरदार झालामान सिंह ने पलक झपकते ही उनका राजसी छत्र और मुकुट खुद पहन लिया। उन्होंने मुगल सेना का ध्यान भटकाने के लिए खुद को एक चारे या डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक भावुक कदम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई रणनीति थी, जिसने उनके सेनापति को वहां से निकलने और भविष्य में युद्ध जारी रखने का एक अहम मौका दे दिया। और स्क्रीन पर जो ये संख्या 21 दिख रही है, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये 21 फीट की वो अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली दूरी है, जिसे महाराणा प्रताप के वफादार और बुरी तरह से घायल घोड़े चेतक ने एक ही छलांग में पार कर लिया था। मानसिंह के हाथी की सूंड में बंदी तलवार से अपना एक पैर कटवा बैठने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए उस चौड़ी बरसाती नदी को छलांग लगाकर पार कर लिया। उन्हें सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंचाने के तुरंत बाद ही उस वफादार घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। हमारा आखिरी अध्याय, छापामार युद्ध और अमर विरासत। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का सामरिक नजारा तो पूरी तरह से ही पलट गया था। मुगल सेना ने गोगुंदा पर कब्जा तो जरूर कर लिया, लेकिन मेवाड़ ने तुरंत स्कॉच्ड अर्थ यानी जली हुई धरती की नीति अपना ली। रास्ते और रसद की सप्लाई पूरी तरह से काट दी गई। नतीजा ये हुआ कि मुगलों की ये सामरिक जीत बहुत ही जल्द एक रणनीतिक दुष्स्वप्न में बदल गई, क्योंकि उनके सैनिकों को भयानक भुखमरी का सामना करना पड़ा। और इसी बीच मेवाड़ ने एक बेहद विकेंद्रीकृत, मारक और प्रभावी छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी। इस घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। 1576 के बाद ये छापामार युद्ध लगातार चलता रहा। फिर आता है 1582 का ऐतिहासिक दिवेर का युद्ध, जहां मेवाड़ की सेना ने मुगलों को बुरी तरह कुचल दिया और 36,000 मुगल सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कई मुगल चौकियों को उखाड़ फेंका गया और अंततः 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ, तब तक वो मुगल साम्राज्य के सामने पूरी तरह से अपराजित ही रहे। ऐतिहासिक वृत्तांत एक बहुत ही भावुक और हैरान करने वाली घटना का जिक्र करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब लाहौर के दरबार में सम्राट अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला, तो स्वयं उनका सिर भी सम्मान में झुक गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये किस्सा उन दो ऐतिहासिक महानायकों के बीच के उस असीम सम्मान को दर्शाता है, जो शायद युद्ध भूमि की राजनीतिक शत्रुता से कहीं ज्यादा गहरा था। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। एक दूरस्थ पहाड़ी दर्रे में हुआ कोई सैन्य टकराव एक ऐसी अमर विरासत को कैसे जन्म दे सकता है, जो उस विशाल साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे, जिसने उससे लड़ाई लड़ी थी। ये अदम्य साहस, स्वतंत्रता और दृढ़ता का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है, जो इतिहास को सिर्फ सत्ता के नहीं, बल्कि कभी ना हार मानने वाले स्वाभिमान की कहानी बना देता है। आगे इस पर विचार जरूर कीजिएगा।